दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सिविल टेक चैनल में। आज हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता बुक के सॉइल मैकेनिक्स के सुपर फास्ट सीरीज का पार्ट नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे। यह वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने गुप्ता एंड गुप्ता बुक को अच्छे से पढ़ा है और सिर्फ रिवीजन पर्पज़ से इसे देखना चाहते हैं। वीडियो से संबंधित किसी भी क्वेरी के लिए आप हमसे यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट। 126 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है द इफेक्ट ऑफ द कोहेंसन ऑन सॉइल इज टू। क्या दिया है? कोहेंसन का जो प्रभाव होता है किसी भी सॉइल पर क्या होता है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या करता है? ये रिड्यूस कर देता है एक्टिव अर्थ प्रेशर को, प्रेशर इंटेंसिटी को, बट इंक्रीज कर देता है पैसिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी को। मतलब क्या है? कह रहा है कि कोहेंसन का जो प्रभाव होता है, क्या होता है? कोहेंसन का जो प्रभाव होता है किसी भी सॉइल पर, वो एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देता है और पैसिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। करेक्ट आंसर आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 127 नंबर क्वेश्चन दिया है। 127 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए रिटेनिंग वाल 6 मीटर हाई सपोर्ट ए बैकफिल विथ ए सरचार्ज एंगल ऑफ 10 डिग्री। द बैकफिल ऑफ द wall inclined to the vertical at the पॉजिटिव बेटर एंगल दिया हुआ कितना? वो 5 डिग्री का दिया है। आगे दिया है कि इफ़ द एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन इज 7 डिग्री, यानी एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन कितना दिया है? 7 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है कि द रिजल्टेड एक्टिव अर्थ प्रेशर विल एक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर एबव द बेस एंड इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ। क्या दिया हुआ? रिटेनिंग वॉल है, 6 मीटर उसकी हाइट दी गई है। सरचार्ज एंगल आपका दिया है कितना है? वो 10 डिग्री का है। उसके बाद आपका पॉजिटिव बेटर एंगल दिया है 5 डिग्री का है। उसके बाद एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन दिया हुआ है जो कि 7 डिग्री का दिया हुआ है। और एक्ट ऑफ ए डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया है कितना? एबव द बेस, बेस के ऊपर से 2 मीटर का दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ कितना होगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। 12 डिग्री हो, कितना होगा? 12 डिग्री हो जाएगा। 127 का आपका सी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 128 नंबर क्वेश्चन दिया है। 128 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट द रेस्ट इज, यानी क्या दिया है कि रेस्ट कंडीशन में जो कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर होता है वो क्या होता है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ग्रेटर होता है देन द एक्टिव अर्थ प्रेशर बट लेस होता है देन द पैसिव अर्थ प्रेशर। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अर्थ प्रेशर रेस्ट कंडीशन में जो अर्थ प्रेशर का कोफिशिएंट होता है, क्या हमने कहा? हमने ये कहा कि रेस्ट कंडीशन में अर्थ प्रेशर का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? वो ग्रेटर होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर से और लेस होता है पैसिव अर्थ प्रेशर से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 129 नंबर क्वेश्चन दिया है। 129 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द टॉप सरफेस ऑफ द बैकफिल, इफ़ द टॉप सरफेस ऑफ द बैकफिल ऑफ ए रिटेनिंग वॉल इज इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल बीटा देन द कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर इज इक्वल टू द। क्या दिया है? क्वेश्चन में सीधा आपसे ये पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होगा? इसका फार्मूला आपसे पूछ रहा है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर इक्वल होता है कॉट बीटा कोष्टक में कॉस बीटा कोष्टक में कॉस बीटा प्लस अंडर रूट में कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव अपान में क्या होता है? कॉस बीटा माइनस अंडर रूट में कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव होता है। तो बी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 130 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 130 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि द क्रिटिकल हाइट ऑफ एन अनसपोर्टेड वर्टिकल कट इन ए कोहेसिव सॉइल इज गिवन बाय। क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि क्रिटिकल हाइट ऑफ एन अनसपोर्टेड वर्टिकल कट। तो अनसपोर्टेड वर्टिकल कट का क्रिटिकल हाइट कितना होता है? किस केस में पूछ रहा है? इन ए कोहेसिव सॉइल, किसी भी कोहेसिव सॉइल के केस में पूछ रहा है। क्या होता है? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 4c अपान गामा टेन 45 डिग्री प्लस 5/2 होता है। क्या होता है? 4c अपान गामा होता है, टेन 45 डिग्री प्लस 5/2 होता है। अब सी क्या होता है? सी आपका यूनिट कोहेंसन होता है। 5 क्या होता है? 5 एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है। और गामा क्या होता है? गामा जो होता है यूनिट वेट ऑफ द सॉइल होता है। तो 130 का आपका ए वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 131 नंबर क्वेश्चन दिया है। 131 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द टोटल लेटरल अर्थ प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू। क्या दिया है? दिया है कि टोटल अर्थ प्रेशर
जो होता है इस प्रोपोर्शनल होता है, तो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द डेप्थ ऑफ द सॉइल होता है। क्या होता है, हमने कहा कि टोटल लेटरल अर्थ प्रेशर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो स्क्वायर ऑफ द डेप्थ ऑफ द सॉइल, यानी सॉइल के डेप्थ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। बी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 132 नंबर क्वेश्चन दिया है। 132 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोहेसिव सॉइल आर, कोहेसिव सॉइल जो होते हैं क्या होते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। पुअर होता है फॉर द बैकफिल बिकॉज ऑफ द लार्ज लेटरल प्रेशर। क्या होता है, लार्ज लेटरल प्रेशर के कारण क्या होता है, जो कोहेसिव सॉइल होती है वो बैकफिल के लिए पुअर होती है। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि कोहेसिव सॉइल जो होती है वो बैकफिल के लिए पुअर होती है। किस केस में होती है, लार्ज लेटरल प्रेशर के कारण। किसके कारण होता है, लार्ज लेटरल प्रेशर के कारण। 132 का आपका सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 133 नंबर क्वेश्चन दिया है। 133 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थ प्रेशर थ्योरी इज डायरेक्टली एप्लीकेबल टू द बल्क हेड। अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन याद मुझे आ रहा है। इसमें दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थ प्रेशर थ्योरी इज डायरेक्टली एप्लीकेबल टू द बल्क हेड, यानी बल्क हेड के केस में इसमें से कौन सा थ्योरी होती है जो अप्लीकेबल होती है। तो पहली बात तो ये समझिए कि जो बल्क हेड के लिए ना तो रैंकाइन होता है ना तो कूलाम होता है, तो इसमें से दोनों एक नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नन ऑफ द एबव, क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव, यानी 133 का डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 134 नंबर क्वेश्चन दिया है। 134 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि टायलर्स स्टेबिलिटी नंबर इज इक्वल टू, क्या दिया है, टायलर्स स्टेबिलिटी नंबर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा आपका। सी अपान गामा इंटू एच सी होता है। क्या होता है, टायलर स्टेबिलिटी नंबर जो होता है वो सी अपान गामा इंटू एच सी होता है। अब सी क्या होता है, सी आपका यूनिट कोहेंशन होता है। एच सी क्या होता है यहाँ पर, एच सी जो होता है वो क्रिटिकल हाइट होता है। क्या होता है, क्रिटिकल हाइट होता है। और गामा क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 135 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि फॉर द बेस फेल्योर द डेप्थ फैक्टर डी एफ इज। देखिए ये क्वेश्चन एलएमआरसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि बेस फेल्योर के लिए जो है डेप्थ फैक्टर डी एफ का मान कितना रखा जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। डी एफ इज ग्रेटर देन 1 होता है। क्या होता है, डी एफ इज ग्रेटर देन 1 होता है। 135 का डी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 136 नंबर क्वेश्चन दिया है। 136 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बेस फेल्योर ऑफ ए फाइनाइट स्लोप। क्या दिया कि फाइनाइट स्लोप के लिए जो बेस फेल्योर होता है उसका मान क्या होता है। क्या दिया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि बेस फेल्योर के लिए फाइनाइट स्लोप का मान क्या होता है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। आकर्स व्हेन द सॉइल बिलो द टो इज रिलेटिवली सॉफ्ट एंड वीक। क्या दिया है, कह रहा है कि बेस फेल्योर का मान जो होता है किसके लिए, ऑफ ए फाइनाइट स्लोप, किसी भी फाइनाइट स्लोप के बेस फेल्योर का जो मान होता है वह आकर्ष कार्य करता है। कहाँ पे कार्य करता है, व्हेन द सॉइल बिलो द टो, जब सॉइल क्या होती है, टो के नीचे होती है। इज रिलेटिवली सॉफ्ट एंड वीक, सॉफ्ट भी होती है और क्या होता है, वीक होता है। तो इसका मतलब हो गया कि 136 का आपका सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिशप्स मेथड ऑफ स्टेबिलिटी एनालिसिस। याद दिया है कि स्टेबिलिटी एनालिसिस का जो बिशप्स मेथड होता है वो क्या होता है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। एज्यूम द स्लिप सरफेस ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्किल। क्या दिया है, कह रहा है कि जो स्टेबिलिटी एनालिसिस का बिशप मेथड होता है उसमें हम एज्यूम करते हैं कि स्लिप सरफेस जो होता है क्या होता है, वो एज एन आर्क ऑफ ए सर्किल, किसी भी सर्किल के आर्क के रूप में एज्यूम किया जाता है। तो 137 का आपका सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 138 नंबर क्वेश्चन दिया है। 138 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अलाउएबल बियरिंग प्रेशर फॉर ए फाउंडेशन डिपेंड अपॉन। क्या दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अलाउएबल बियरिंग प्रेशर फॉर ए फाउंडेशन डिपेंड अपॉन, तो किस पे डिपेंड करता है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। बोथ, किस पे, अलाउएबल सेटलमेंट पर और अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी पर। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अलाउएबल बियरिंग प्रेशर जो होता है किसके लिए, फॉर ए फाउंडेशन, किसी भी फाउंडेशन के लिए वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो अलाउएबल सेटलमेंट पर डिपेंड करता है और अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, दोनों पर डिपेंड करता है। 138 का डी वाला सी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद आपका 139 नंबर क्वेश्चन दिया है। 139 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू द रैंकाइन एनालिसिस द मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज इक्वल टू। अच्छा क्वेश्चन है। रैंकाइन एनालिसिस के द्वारा जो है मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, फाउंडेशन की जो मिनिमम डेप्थ का फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, क्यू अपान गामा कोष्टक में 1 माइनस साइन फाई अपान 1 प्लस साइन फाई का स्क्वायर होता है। क्या होता है क्वेश्चन को समझिए कि हमने ये कहा कि रैंकाइन एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन यानी फाउंडेशन की जो मिनिमम डेप्थ होती है उसका फार्मूला क्या होता है, क्यू अपान गामा कोष्टक में 1 माइनस साइन फाई अपान 1 प्लस साइन फाई का स्क्वायर होता है। 139 का बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 140 नंबर क्वेश्चन दिया है। 140 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू टरजागीज थ्योरी, क्या दिया है, टरजागी थ्योरी के अनुसार द अल्टीमेट bearing capacity at the ground surface for a purely cohesive soil and for a smooth base of a strip footing is, क्या दिया है, कह रहा है कि टरजागी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी होती है कहाँ पर होती है, एट द ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस पर किसके लिए बोलना है, तो प्योरली कोहेसिव सॉइल के लिए बोलना है। एंड फॉर ए स्मूथ बेस ऑफ ए स्ट्रिप फुटिंग इस कितना रखा जाता है ये, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर भी हो जाएगा 5.14 सी होता है। क्या होता है, 5.14 सी होता है। सी क्या होता है, यूनिट कोहेंशन ऑफ द सॉइल होता है। तो 140 का आपका बी वाला आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका 141 नंबर क्वेश्चन दिया है। 141 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ ए प्योरली कोहेसिव सॉइल इज, क्या दिया है, कह रहा है कि नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी किसके लिए, प्योरली कोहेसिव सॉइल के लिए कितना रखा जाता है, ये क्या होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द बोथ डेप्थ एंड विड्थ ऑफ द फुटिंग। क्या दिया है, कह रहा था कि कोहेसिव सॉइल यानी प्योरली कोहेसिव सॉइल के लिए जो नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का मान होता है वो क्या होता है, इज इंडिपेंडेंट, क्या होता है, स्वतंत्र होता है। किससे स्वतंत्र होता है, बोथ डेप्थ एंड विड्थ ऑफ द फुटिंग, यानी डेप्थ और विड्थ ऑफ द फुटिंग से क्या होता है, बिल्कुल स्वतंत्र होता है। डी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 142 नंबर क्वेश्चन दिया है। 142 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द राइज ऑफ द वाटर टेबल बिलो द फाउंडेशन इन्फ्लुएंस द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल मेनली बाय रिड्यूसिंग। क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि राइज ऑफ वाटर टेबल का उठना एबव द फाउंडेशन, फाउंडेशन के ऊपर इन्फ्लुएंस प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, तो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी को प्रभावित करता है बाय रिड्यूसिंग, किसको रिड्यूस करके। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर भी हो जाएगा कोहेंशन एंड इफेक्टिव यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। क्या होता है, कोहेंशन एंड इफेक्टिव यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, यानी 142 का बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 143 नंबर क्वेश्चन दिया है। 143 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि टरजागी जनरल बेयरिंग कैपेसिटी फार्मूला फॉर ए स्ट्रिप फुटिंग, क्या दिया है कि स्ट्रिप फुटिंग के लिए जो टरजागी का जनरल बेयरिंग कैपेसिटी फार्मूला होता है उसमें कह रहा है क्या, ये आपका फार्मूला दिया गया CNC प्लस गामा DNQ प्लस 0.5 गामा NY इंटू बी। इसमें कह रहा है कि यह गिफ्ट देता है, क्या देता है ये, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी देता है। क्या देता है, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी देता है। क्वेश्चन को फिर से समझिए, दिया है कि टरजागी का जो जनरल बेयरिंग कैपेसिटी फार्मूला होता है स्ट्रिप फुटिंग फाउंडेशन के लिए, जो कि दिया हुआ है क्या है, CNC प्लस गामा DNQ है प्लस 0.5 गामा NYB जो दिया हुआ है, ये फार्मूला कह रहा है कि ये क्या शो करता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी को शो करता है। 143 का सी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 144 नंबर क्वेश्चन दिया है। 144 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि टरजागी बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर NC NQ और N गामा जो दिया हुआ है आर द फंक्शन ऑफ, क्या दिया है, कह रहा है क्या कि टरजागी बेयरिंग कैपेसिटी का जो फैक्टर होता है NC होता है, NQ होता है, NY होता है, ये सब जो होते हैं, आप गामा मानिए वाई मानिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उससे। तो दिया है कि टरजागी बेयरिंग कैपेसिटी जो फैक्टर होता है NC NQ और NY जो दिया होता है, ये सब क्या होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर भी हो जाएगा, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होने, क्या होता है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है। बी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन दिया है। 145 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द प्लेट लोडिंग टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल द साइज ऑफ द स्क्वायर बेयरिंग प्लेट शुड बी, क्या दिया है, कह रहा है कि प्लेट लोडिंग टेस्ट में
बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, यानी सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी को ज्ञात करने के लिए जो साइज ऑफ द स्क्वायर फुटिंग प्लेट होता है वो कितना रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, बिटवीन 300 mm टू 750 mm। क्या दिया है, मतलब ये है कि जो किसी भी सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी को ज्ञात करने के लिए किसमें प्लेट लोडिंग टेस्ट में जो स्क्वायर बेरिंग प्लेट होता है उसकी साइज़ कितनी रखी जाती है, 300 mm से 750 mm के बीच में रखा जाता है। 145 का बी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 146 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। तो पहला ही स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट दिया गया है, कह रहा है कि द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल डिपेंड अपॉन द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ द लोड। क्या दिया है, कह रहा है कि जो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, किसी भी सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी होती है वो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, अपॉन द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ द लोड। तो अमाउंट और डायरेक्शन ऑफ द लोड पे डिपेंड करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका गलत दिया हुआ है। तो 146 का ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि ए 600 mm स्क्वायर फुटिंग प्लेट सेटल बाई 15 mm इन द प्लेट लोड टेस्ट ऑन ए कोहेंसनलेस सॉइल अंडर एन इंटेंसिटी ऑफ द लोडिंग ऑफ 0.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। द सेटलमेंट ऑफ द प्रोटोटाइप साइलो फाउंडेशन 1 मीटर स्क्वायर अंडर द सेम इंटेंसिटी ऑफ द लोडिंग इज। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को समझिए। पहली बात तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि कोहेंसनलेस सॉइल है। क्या दिया है, कोहेंसनलेस सॉइल है, उसमें आपका जो है अलग अलग मान दिए गए हैं। जैसे आपका फाउंडेशन का सेटलमेंट दिया गया है, कितना होता है, कितना दिया है इसमें 15 mm दिया हुआ है। फाउंडेशन का सेटलमेंट मतलब इससे आपका दिया हुआ है 15 mm है। उसके बाद आपका जो है फाउंडेशन की विड्थ दी गया है, फाउंडेशन की विड्थ BF का मान कितना दिया गया है, ये आपका 600 mm दिया गया है। उसके बाद आपका BP का मान दिया गया है, मतलब क्या है, प्लेट की विड्थ कितना दिया गया है, BP बराबर आपका दिया है 1 मीटर दिया गया है। पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है आपका प्लेट का सेटलमेंट, SP का मान पूछ रहा है, प्लेट का सेटलमेंट क्या होगा ये मान आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता होगा फार्मूला होता है कोहेंसनलेस सॉइल के लिए, क्या होता है, SF अपान SP। क्या होता है, SF अपान SP होता है। ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है, BF अपान BP। तो BF उसके बाद कोष्टक में होता है BP प्लस कितना हो जाएगा 0.30, और अपान में क्या होता है यहाँ पर BF अपान BP होता है, और BF वाला यहाँ पर माना जाएगा, क्या हो जाएगा BF और प्लस कितना हो जाएगा 0.30, और इन पूरे का क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्वेश्चन को मैं समझिए कि अगर कोहेंसनलेस सॉइल है, क्या है, कोहेंसनलेस सॉइल है, तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है SF अपान SP बराबर होता है BF अपान BP। क्या होता है, BF अपान BP, फिर BF के सामने क्या होता है, ये BP वाला मान वहाँ चला जाता है, तो BP प्लस 0.30, और ये इसके BP के सामने क्या होता है, BF का मान आ जाता है, तो BF प्लस 0.30 पूरे का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर रख करके सबका मान अलग अलग रखना है। ऐसे आपका SF दिया है, SF कितना दिया है, SF आपका 15 mm दिया गया है, BF का मान कितना दिया गया है, 600 mm दिया गया है, और BP का मान 1 मीटर दिया गया है। इसको MM में कन्वर्ट करेंगे आपका 1000 मीटर हो जाएगा, या इसको जो है मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, एक ही मान में कर लीजिएगा। इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, SP का मान यहाँ पे निकालना है आपको। तो SP का मान कितना आ जाएगा, SP का मान आएगा आपका 17.31 mm में, ठीक है, 17.31 mm में आएगा। तो ये मान कहाँ पर दिया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, बिटवीन द 15 mm टू 25 mm। क्या हो जाएगा, लगभग 15 mm से 25 mm के बीच में आ जाएगा, यानी बी वाला आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 148 नंबर क्वेश्चन दिया है। 148 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कि ए 300 mm स्क्वायर फुटिंग प्लेट सेटल बाई 15 mm इन ए प्लेट लोड टेस्ट ऑन ए कोहेसिव सॉइल। याद रखिएगा यहाँ पर कोहेसिव सॉइल दिया गया है। When the intensity of the loading is 0.2 Newton per mm square, the settlement of the prototype shallow foundation 1 meter square under the same intensity of the loading is कितना होगा। कह रहा है क्या, पहली बात तो समझिए कि ये कोहेसिव सॉइल है, ये कोहेंसन सॉइल है, कोहेसिव सॉइल नहीं है, मतलब आपका ये क्ले सॉइल है, ठीक है। तो क्ले सॉइल का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है SF अपान SP बराबर होता है BF अपान BP। क्वेश्चन को समझिए, ये आपका अगर क्ले सॉइल होता है या कोहेसिव सॉइल होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो फार्मूला होता है क्या होता है, वो SF अपान SP बराबर BF अपान BP होता है। अब यहाँ पर आपसे SF का मान पूछ रहा है, तो SF का मान आपको जो है यहाँ पर निकालना है, ठीक है।
क्या करना है, SF का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा SF अपान SP का मान दिया है 15। उसके बाद आपका जो है BF का मान दिया है 1000, 1 मीटर दिया गया है, इसको mm में कन्वर्ट करेंगे 1000 हो जाएगा। उसके बाद BP का मान कितना दिया है 300 दिया गया है। यहाँ से इसको हल करेंगे तो SF का मान आ जाएगा, कितना आएगा, SF का मान आ जाएगा आपका 50 mm आ जाएगा। ठीक है, 50 mm, यानी आपका जो है यहाँ पर C वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। C वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 148 का C वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो है 149 नंबर क्वेश्चन दिया है। 149 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राइज ऑफ द वाटर टेबल इन ए कोहेसिवलेस सॉइल। क्या दिया है, कोहेंशनलेस सॉइल में जो वाटर टेबल का राइज होता है अप टू द ग्राउंड सरफेस से ऊपर, वो रिड्यूस कर देता है नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है अप्रॉक्सीमेटली। तो कितना रिड्यूस कर देता है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 50% तक रिड्यूस कर देता है। क्वेश्चन को फिर से समझिए, कह रहा है कि राइज ऑफ वाटर टेबल इन कोहेंशनलेस सॉइल में जो वाटर टेबल का राइज होता है वो अप टू द ग्राउंड सरफेस के ऊपर ग्राउंड सरफेस तक जो है ये रिड्यूस कर देता है। किसको रिड्यूस कर देता है, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है। कितना रिड्यूस कर देता है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, 50% तक क्या होता है, रिड्यूस कर देता है। उसके बाद आपका 150 नंबर क्वेश्चन दिया है। 150 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द कॉन्टैक्ट प्रेशर विनीथ ए रिजिड फुटिंग टेस्टिंग ऑन ए कोहेसिव सॉइल। क्या दिया है, किसी भी कोहेसिव सॉइल पर रिजिड फुटिंग की कंडीशन में कह रहा है जो कॉन्टैक्ट प्रेशर होता है वो क्या होता है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, मोर अधिक होता है। कहाँ पर, एट द ईस्ट कंपेयर टू द मिडिल, यानी क्या होता है, मिडिल की तुलना में किनारे पर क्या होता है, अधिक होता है। क्वेश्चन को समझिए, हमने ये कहा कि कोहेसिव सॉइल पर रिजिड फुटिंग कंडीशन में जो कॉन्टैक्ट प्रेशर होता है वो मिडिल की तुलना में ईस्ट मतलब किनारे पर क्या होता है, अधिक होता है। 150 का क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने गुप्ता एंड गुप्ता बुक के सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट नंबर 6 अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।